आज का विषय जो आपके माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रखने जा रहा हूं, थोड़ा हम विगत पिछले 4-5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर, चाहे वो शराब की तस्करी का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, और उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार, और महिला मोर्चा का भी एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में और प्रत्येक जिले में ये हुआ था, और इस विषय को लेकर जनता के बीच जाना, आप लोगों के समक्ष बार बार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। हमने इस विषय को बार बार उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में संगठित होकर और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर शराब घोटाला हुआ था, और इस तरीके से जब इस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा विगत 17 जनवरी 2024 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में हुए शराब घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। उस समय बहुत हाई तौबा मचाया गया। एफआईआर के अनुसार आबकारी विभागों की मुख्य जिम्मेदारियां, जो शराब की आपूर्ति को बिल्कुल नियमित करना, अवैध शराब को रोकना, जहरीली शराब को पकड़ना, अवैध शराब की बिक्री किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही थी, उसके संबंध में जो इसके उपयोग करता है और उनको गुणवत्ता पूर्ण शराब की पूर्ति सुनिश्चित करना, उसी तरीके से राज्य के राजस्व में और अत्यधिक धन अर्जित करें। लेकिन तत्कालीन सरकार में और बड़े नेता के रूप में अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से और एक सिंडिकेट के रूप में काम करते हुए, और इसका जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गर्त में ढकेल दिया। हमने समय समय पे इस बात को जब कहा आंदोलनों के माध्यम से, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पाद शुल्क नीति को वर्ष 2017 में ही संशोधित किया गया था। फरवरी 2017 में CSMCL को अपने स्टोरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से शराब की खुदरा बिक्री की जवाबदारी के साथ बनाया गया था। CSMCL की स्थापना असली शराब उपलब्ध कराने के लिए, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए, MRP पर शराब उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसकी गठन किया गया था। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। CSMCL को एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। हालांकि राज्य सरकार में बदलाव के कारण CSMCL का प्रबंधन बदल गया और यह सिंडिकेट के हाथों में चला गया। एक उपकरण की भांति सिंडिकेट ने इसका दुरुपयोग किया और इसका इस्तेमाल बिल्कुल समांतर व्यवस्था को लागू करने के लिए किया गया। इस सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि फरवरी 2019 में मैं नाम के साथ आज के इसमें आपके समक्ष रख रहा हूं अरुणपति त्रिपाठी, जो कि ITS अधिकारी को CSMCL का नेतृत्व करने के लिए सिंडिकेट द्वारा चुना गया।
और बाद में मई 2019 में उस समय जो पूरा दबाव था अनवर ढेबर और उनके निर्देश पर उन्हें संगठन का प्रबंध निदेशक एमडी तक बना दिया गया। साजिश के हिस्से के रूप में अरुणपति त्रिपाठी को मेसर्स CSMCL द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्रित रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और CSMCL द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से गैर शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था को करने का यह काम उनकी ओर सौंपा गया था। अब ये निश्चित रूप से हम हमेशा इस बात को कहे हैं, जब विपक्ष में हमने इस विषय को उठाया तो इस पर तरह तरह की बातें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार में कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरीके से जनता के समक्ष जब हम विषय ले जाते रहे लगातार तो इसको अन्य तरीक़ों से भी झुठलाने का कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उस समय हमारे महिला मोर्चा व अन्य आंदोलनों के माध्यम से जिस विषय को हमने छत्तीसगढ़ के हित में जनता के हित में उठाया वो अब जाके सही सिद्ध हो रहा है और उस पर मुहर लगाई है हाई कोर्ट ने। EOW की जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन के बीच में यह पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल कर रहा था। ये जांच के अंश थे और सरकारी शराब की दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की अनधिकृत बिक्री भी ये सिंडिकेट के काम में शामिल था। ऐसा अनुमान है कि संदिग्धों द्वारा लगभग 2161 करोड़ की अपराध आय अर्जित की गई। ये जांच के विषय पे आया। जांच से पता और चला आगे कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ राज्य में 3 अलग अलग तरीकों से शराब की बिक्री से अवैध धन एकत्रित किया है। रिकॉर्ड रखने के लिए सिंडिकेट ने ही और अवैध परितोषण को मोटे तौर पर 3 भागों में भी वर्गीकृत किया। पहला भाग, छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री जो आधिकारिक के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया जाना। दूसरा, राज्य द्वारा संचालित ऑफ द रिकॉर्ड बेहिसाब अवैध देशी शराब की बिक्री। यह डिस्टिलर्स होलोग्राम निर्माणकर्ता की सक्रिय भागीदारी से किया गया था। इसमें बोतल निर्माता, ट्रांसपोर्टर, जनशक्ति प्रबंधन और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी भी शामिल थे। तीसरा, डिस्टिलर्स द्वारा उन्हें कार्टेल संचालित करने और राज्य में बाजार हिस्सेदारी को आपस में विभाजित करने की अनुमति देने के लिए इसके लिए वार्षिक भुगतान या कमीशन इसका भी भुगतान किया गया। और EOW द्वारा फर्ज दर्ज FIR और विवेचना को जब संबंधितों ने इस सिंडिकेट ने, जिसमें अनिल टुटेजा और यश टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, नितेश पुरोहित, इन सभी ने मिलकर माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अभी 10 जुलाई 2024 को आदेश सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 20 अगस्त 2024 द्वारा आरोपियों द्वारा दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया, यह कहा गया कि संबंधित FIR के अवलोकन के पश्चात ये नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान यह फाइंडिंग है, एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्तों याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है।
और अपराध की अनुमानित आय लगभग 2161 करोड़ है। एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला, ये सभी उसी के अंश है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो इसमें निर्णय जो इस याचिका के उसमें दिया गया कि एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला है जिसे जांच एजेंसियों द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है। एक और विषय इसी के अंतर्गत कि राज्य पुलिस प्रतिवादी राज्य एसीबी, ईओडब्ल्यू या ईडी की कोई भी कार्रवाई पीएमएलए के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं पाया गया। शराब घोटाले में पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए घोटाले की कल एक बार फिर खोल दी है। इस फैसले से भाजपा द्वारा लगाया गया जो आरोप, हमेशा हमको कहा जाता था कि हम पर आरोप लगा रही है भाजपा, विपक्ष में है और इसलिए हम पर ये झूठे आरोप कर रही है, उसकी भी पुष्टि होती है। बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ जबकि 7 याचिकाएं ईओडब्ल्यू व एसीबी के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाओं में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी की पुनः की जा रही कार्रवाई और ईओडब्ल्यू व एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को और जो चुनौती उनको देते हुए उन्होंने खारिज कराने की मांग की थी याचिकाकर्ताओं ने। माननीय कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी समेत अन्य आरोपियों द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर कुल 13 याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। माननीय कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा और इन सभी के द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के में जो फाइंडिंग में जो उन्होंने निर्देश दिया है, ये सब मैंने आपके आज की इस प्रेस में आपके समक्ष रखा है। और साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट तौर पर भी कहा है कि यह मतलब किस तरीके से यह संगठित अपराध था, किस तरीके से मिलजुल कर इस अपराध को और घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू आदि की जांच आदि के काम में किसी भी तरह की अनियमितता के तमाम आरोपों को भी खारिज किया है। एक बार यही साबित होता है इससे कि कांग्रेस अपने अपराधों को छिपाने के लिए ये जो बार बार ईओडब्ल्यू, एसीबी और ये सारे जांच एजेंसियों के खिलाफत की जो बात कांग्रेस करती है कि हमारे खिलाफ में जांच एजेंसियां बैठाने का काम कर रही है भाजपा और ये है वो है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है, उसके निर्देश है, उससे इनके सभी प्रकार के आरोपों को माननीय उच्च न्यायालय ने और खारिज करते हुए एफआईआर, ईसीआईआर रद्द करने के सभी मांग को खारिज कर दिया। अब सवाल केवल शराब घोटाले का नहीं है, इसी तरीके के कई घोटाले समय समय पे हमने विगत 5 वर्षों में और इसको जनता के सामने भी रखा, आपके समक्ष भी प्रस्तुत किया है, आंदोलनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, चाहे वो कोयला का घोटाला हो और बलौदा बाजार उपद्रव की तक जिसमें कांग्रेस से विधायक की संलिप्तता और उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई है और 7 दिन के लिए देवेंद्र यादव को एक नए रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री की करीबी अफसर सौम्या चौरसिया पर तो सर्वोच्च अदालत ने जमानत मांगने पर उल्टे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय का एक जो आदेश है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि हमने समय समय पर
2116 करोड़ के घोटाले की जो बात और उसके संबंध में जो आंदोलन हमने समय समय पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिला से लेकर हमारे राजधानी तक किए, बिलासपुर में महिलाओं का बड़ा आंदोलन हुआ, तो इस बात को प्रामाणिकता मिलती है माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से कि स्वाभाविक रूप से न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि जितने भी घोटाले, चाहे वो कोयला से संबंधित हो, रेत से संबंधित हो, अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता है। और एक बात बहुत स्पष्ट इससे होती है कि पिछली सरकार ने और न सिर्फ घोटाले को नए नए स्वरूप में जन्म दिया छत्तीसगढ़ में, और न सिर्फ अपराध और अपराधियों का संरक्षण बढ़ा इससे, बल्कि सरकार के खजाने का राजस्व में भी और बड़े पैमाने पर अफरा तफरी हुई है। आज के इस अवसर पर हमारा उद्देश्य ये है कि हमने जिस विषय को लेकर बात हमने उठाई थी, अब क्योंकि ये बात अलग है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती है। समय समय पर उनकी टिप्पणी और संवैधानिक संस्थाओं को तो फिर एक बार एक भी विषय आया था सरकार में रहते हुए कि सीबीआई को हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। जांच एजेंसियां जो हैं, जो कि बिल्कुल निर्विवाद रूप से और बहुत साफ तरीके से और दोषियों के खिलाफ में और जो कार्रवाई करती है, उस पर अपने षड्यंत्रों के माध्यम से, अपने झूठे तर्कों के माध्यम से कि कांग्रेस को फंसाने के लिए, कांग्रेस के लोगों को फंसाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आयोजन और योजना करती है, ये बात माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के इस निर्णय से साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कवासी लखनऊ केवल दिखावे के लिए मंत्री थे या कोई अलग से छाया आबकारी मंत्री था? और दूसरा उसी से जुड़ा सवाल है कि ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, आप लोगों की सरकार होती थी तो देवजी भाई पटेल, सच्चिदानंद उपाध्याय जी ऐसी नियुक्तियां होती थी और उस कॉर्पोरेशन को, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को इन्होंने खाली रखा, तो क्या उसके पीछे भी तो मतलब ये कि कहीं कुछ उसका नुकसान दिखता रहा होगा कि उन्होंने वहां पर उसकी भरपाई नहीं की? डेफिनेटली मैं बताऊं कि इस निर्णय पे एक बात और आई है माननीय उच्च न्यायालय के, जो मैंने बार बार आपके सामने 2 बार इसको रखा भी है, कि ये इस तरीके से एक सिंडिकेट इस अवैध शराब के कारोबार को और आगे बढ़ावा देने में लिप्त था और सम्मिलित रूप से सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। मुझे लगता है कि अभी और कुछ तथ्य इसमें और सामने आएंगे और एक मिला जुला संगठित एक, हम जिसको बोला जाए कि एक गिरोह के रूप में और इस काम को अंजाम देने का था, तो जो इसमें सम्मिलित थे उसके अलावा किसी अन्य को इसमें सम्मिलित ना होने दिया जाए, हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम को आप जब तक पूरे गुण दोष के आधार पर उसकी विवेचना, उस पर विचार करने के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई आगे कदम किस तरीके से उठाना है, और ये निश्चित रूप से सरकार का विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी और इस पर किस तरीके से संज्ञान लेंगे, आने वाले समय में निश्चित आप सभी के समक्ष आएगा। जी जब से जांच चल रही है तब से अब तक शराब निर्माताओं के बारे में जांच एजेंसी ने कभी नहीं बोला, ना ईडी ने, ना एसीबी ने, ना ईओडब्ल्यू ने। आप संतुष्ट हैं जो जांच चल रही है उससे? नहीं, इसमें 2 तरीके की बातें हैं। सिंपली आपकी बात के उसमें बोल रहा हूं मैं, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये अभी निष्कर्ष आया, जो निर्णय आया, अब इससे आगे जाके इनके तार किन किन से जुड़े हैं, कौन कौन से कंपनी है, किस तरीके से इसमें वो होगा, सारी विवेचना और आगे बढ़ेगी। ये तो अब सब जुडिश मामले के अंतर्गत इस पर आगे जाके मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन निश्चित मान के चलिए जब इतने बड़े घोटाले को इस तरीके से अंजाम इन्होंने दिया है तो इसमें जिन जिन की संलिप्तता होगी निश्चित रूप से वो नाम सामने आएगा। सर, लेकिन पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन अभी उनके खात्मे किए जा रहे हैं, उनकी क्लोजर रिपोर्ट सौंपी जा रही है, इसमें कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय मैं तो अवगत नहीं हूँ इसमें, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के तहत और जिस तेजी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूती से, क्योंकि देखिए ना अपराध ना अपराधी, इसको किसी भी तरीके से कहीं से भी संरक्षण की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अभी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि
उन सभी मामलों को, जिस मामलों को लेकर हमने कहा था, उस पर बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, जिस तरीके से आदरणीय विष्णुदेव साई जी पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सब कुछ जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, शांत, हमारे यहाँ की सरलता के साथ, और ये सरकार समुचित व्यवस्थाओं को लेकर जनता की अपेक्षाओं के अनुसार निश्चित रूप से चलेगी। सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, तो आने वाले दिनों में और भी बड़े लोग जिनके ऊपर 5 साल कार्रवाई है, उस पर हो सकती है जिनका संरक्षण है। देखिए, बिल्कुल मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि छत्तीसगढ़ का वह स्वरूप नहीं है जिस स्वरूप को 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जनता के सामने और देश के सामने प्रदर्शित किया। और शने शने जैसे जैसे इसमें प्रगति आएगी जांच में और अन्य एजेंसियों के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से सब कुछ सामने आएगा और जो दोषी हैं वो उस दोष को भुगतने में आदरणीय। जो प्रदेश का मुखिया होता है मुख्य जिम्मेदार होता है, और उस समय कांग्रेस सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी थे, उनके ही संरक्षण में सब चीज चल रहा था। अपराध का अड्डा बन चुका था, अपराध चरम सीमा में था, शराब की नदियां बह रही थी, शराब खोरी के कारण गली गली में शराब बिक रहे थे, जिसके कारण खासकर हमारी माताएं बहनें ज्यादा प्रताड़ित थी, अनेक अपराध हो रहे थे। और एक ट्रक, एक गाड़ी जो निकलती थी, परमिट वाली निकलती थी, 2 गाड़ी बिना परमिट की निकलती थी, जो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती थी। और मैं तो ये कहूँ, एजेंसियों ने ये भी इसमें टिप्पणी की है कि पॉलिटिकल मास्टर के रूप में उसको भूपेश बघेल जी को इस नाम से अंकित किया गया। तो ये उनके ही संरक्षण में सारा अपराध हुआ और धीरे धीरे कली खुलेगी। और ये कितनी बड़ी बात है कि 13 के 13 याचिकाएं एक साथ खारिज होना और उसमें टिप्पणी भी करना न्यायालय का कि और ज़्यादा जांच की जरूरत है, एजेंसियों को इसके अंदर जाकर और जांच करनी है, ये भी टिप्पणी हुई है। तो निश्चित रूप से गली खुलेगी और सभी अगर अपराधों को, सभी घोटालों को अगर जोड़ दें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन घोटालों से कांग्रेस ने अर्जित की है, 2 नंबर की। और कांग्रेस के एटीएम के रूप में हम आरोप लगाते थे, हमारे नेतागण आरोप लगाते थे, वो सत्य साबित हुआ है कि एटीएम के रूप में, कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही थी। और बाकी चीज़ें माननीय अध्यक्ष जी ने रखी है और निश्चित रूप से आज ये पर्दा खुला है। और जो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, सारी कली उनकी खुल चुकी। जनता का पैसा लूटोगे तो जेल के अंदर जाओगे। बलौदा बाजार घटना में मैं तो देवेंद्र यादव का पड़ोसी हूँ, ऐसा वहाँ स्थिति पैदा कर रहे थे जैसे आज़ादी की लड़ाई जीत के आए। सफ़ेद झंडा लेके, संविधान की कॉपी लेके वहाँ क्या दिखाने का वो प्रयास कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आता। पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, एक अपराध वो भी बनता है। और वहाँ से ऐसा नारे लगा रहे, ऐसा छाती पीट रहे जैसे बहुत बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं। तो इस तरह के कृत्य करने वाले कानून के शिकंजे में है और कानून कभी नहीं छोड़ेगा नहीं, तभी छत्तीसगढ़ को इंसाफ मिलेगा।